हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करंट अफेयर के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, इंदौर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। वर्ष 2020 का नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना के शीर्ष अधिकारियों को संबोधित किया और ऑपरेशन समुद्र सेतु में भारतीय नौसेना की भूमिका और कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में उनके नवाचारों की सराहना की है। यह सम्मेलन एक द्विवार्षिक सम्मेलन है जो अप्रैल में आयोजित किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसके साथ मिलकर एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार संकट से निपटने को लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है? ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एशियाई विकास बैंक के साथ मिलकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार संकट से निपटने के लिए एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का नाम टाल्किंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए महामारी के दौरान 4.1 मिलियन युवाओं की नौकरी के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान निर्माण और कृषि क्षेत्र में मजदूरों की नौकरियों में देखा गया है। इस रिपोर्ट में क्षेत्र की सरकारों से युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए तत्काल बड़े पैमाने पर और लक्षित उपायों को अपनाने का आह्वान किया गया है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है? ऑप्शन है एम्स दिल्ली, ICMR, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था। इस तरह इस क्वेश्चन से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ICMR। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि 2020 में भारत में कैंसर के 13.9 लाख मामले होंगे और यह संख्या 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख होने की संभावनाएं हैं। यह अनुमान 2012 और 2016 के बीच पूरे भारत में 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों और 58 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन इस मंजूरी में शामिल नहीं है? ऑप्शन है जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PP मॉडल के तहत 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण यानी AAI के अंतर्गत आने वाले ये 3 हवाई अड्डे हैं जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। परिचालन, प्रबंध और विकास के लिए इन तीनों हवाई अड्डों को 50 सालों के लिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को लीज पर दिया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 करोड़ मिलेंगे, जिसकी मदद से वह दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलोर एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप को दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2036 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय,
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2036 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। रिपोर्ट में देश की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2036 में 957 होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2036 में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात छोड़कर देश के 18 राज्यों में लिंगानुपात 2011 की तुलना में बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी IMR जो कि 2010 में 46 आंकी गई थी, उसके 2031 से 2035 की अवधि के अंत तक कम होकर 30 होने की उम्मीद है। साथ ही 2011 से 2035 के दौरान सभी राज्यों में IMR में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति मामलों के मंत्रालय ने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की है। यह वैन देश भर में कितने शहरों में शुरू की गई है? ऑप्शन है 31, 32, 33, 34। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31। हाल ही में जनजाति मामलों के मंत्रालय ने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की है। इस वैन को देश भर में 31 शहरों में शुरू किया गया है। इस पहल की शुरुआत करने के लिए अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जगदलपुर, खुंटी, मुंबई और रांची जैसे शहरों से 57 मोबाइल वैन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल लोगों को मदद मिलेगी। ये मोबाइल वैन्स इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ट्राइबल को नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे जैविक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रागी, त्रिफला और मिक्स दाल जैसे मूंग, उड़द और वाइट बीन्स को सीधे लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन उष्ण स्थानीय पवन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है हरमटन, सिमूम, बोरा, खमसीन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोरा। किसी स्थान विशेष में प्रचलित पवन प्रणाली को स्थानीय पवन कहते हैं। इनकी उत्पत्ति स्थानीय कारकों से होती है। हरमटन, सिमूम और खमसीन उष्ण स्थानीय पवन के उदाहरण हैं, जबकि बोरा ठंडी स्थानीय पवन है। हरमटन सहारा मरुस्थलीय प्रदेश में भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होती है, जबकि सिमूम अरब के रेगिस्तान और सहारा में गर्म मरुस्थलों में प्रवाहित होने वाली अति उष्ण और शुष्क पवन है। खमसीन मिस्र में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली शुष्क पवन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, प्रशांत महासागर धरातल के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी आकृति आयताकार है। कथन सेकेंड है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर द्वीपों की संख्या पूर्वी तट की तुलना में अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। प्रशांत महासागर धरातल के लगभग 1/3 भाग पर विस्तृत विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर द्वीपों की संख्या पूर्वी तट की तुलना में अधिक है। इसके पूर्व में उत्तर और दक्षिण अमेरिका, जबकि इसके पश्चिम में एशियाई, ऑस्ट्रेलिया और पूर्वी द्वीप समूह भी अवस्थित हैं। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट के साथ महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है, जिसमें जापान द्वीप, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया जैसे कई द्वीप पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। कथन सेकेंड है, ग्रीष्म अयनांत की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर नहीं होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? कूट है केवल एक,
केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। पृथ्वी की सूर्य के सापेक्ष स्थितियों में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों को अधिक ऊष्मा मिलती है और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। यह अवस्था ग्रीष्म अयनांत कहलाती है और इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर होता है। इस समय उत्तरी ध्रुव के समीपवर्ती क्षेत्रों में लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन बी है वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प की उपस्थिति ऑक्सीजन से अधिक ऊंचाई पर होती है। ऑप्शन सी है वायुमंडल एक ग्लास हाउस की तरह कार्य करता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान नियंत्रित रहता है। ऑप्शन डी है CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में CO2 और जलवाष्प की उपस्थिति ऑक्सीजन के अधिक ऊंचाई पर होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा सर्वाधिक यानी 78% होती है। वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ गैसों की मात्रा में कमी आती है। जहां ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर ऊंचाई पर लगभग खत्म हो जाती है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जलवाष्प की उपस्थिति 90 किलोमीटर तक रहती है। वायुमंडल ऊष्मा को अवशोषित करके एक ग्लास हाउस की तरह कार्य करता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान नियंत्रित रहता है। CO2 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त बड़े होते जाते हैं। कथन सेकेंड है, शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित सभी समानांतर रेखाओं के क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश वृत्त छोटे होते जाते हैं, जबकि अक्षांशों में वृद्धि होती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिका वृत्त के बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। शीतोष्ण कटिबंध में सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, USA और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को फान कहते हैं। कथन सेकेंड है, चिन्हुक एवं चक्रवात जन्य ऊर्ध्वाधर पवन यानी साइक्लोनिक वर्टिकल विंड है, जिसका स्थानीय मौसम पर व्यापक प्रभाव होता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं। कूट है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। USA और कनाडा में रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को चिनूक कहते हैं। चिनूक एक चक्रवात जन्य ऊर्ध्वाधर पवन यानी साइक्लोनिक वर्टिकल विंड है, जिसका स्थानीय मौसम पर व्यापक प्रभाव होता है। फान भी एक गर्म और शुष्क पवन है, जो यूरोप के आल्प्स पर्वत में दक्षिण ढाल के सहारे ऊपर उठकर उत्तरी ढाल के साथ नीचे ही उतरती है। इस स्थानीय पवन को ऑस्ट्रिया में फान कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और ओसांक बिंदु। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संघनन। जलवाष्प के द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब वायु में असापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है तो ऐसी वायु को संतृप्त वायु कहते हैं, और जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसे ओसांक बिंदु कहते हैं। ओसांक बिंदु पर पहुंचकर जलवाष्प जल की बूंदों या हिम के कणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसे संघनन कहते हैं।
संघनन से निर्मित बादलों में जब जब छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी हो जाती हैं तो उनका भार बढ़ जाता है और वे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण धरातल पर गिरने लगती हैं। यह प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।